वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू वॉर्स, ठीक है। लेकिन अब जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू पॉलिसीज़। मतलब क्या है इसका कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो किस तरीके से पॉलिसीज़ के ज़रिए इंडियन टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में करेंगे। करना कुछ भी नहीं है, ना तो लड़ना है ना तो कुछ है, बस एक पॉलिसी लाओ और इंडियन टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में ले लो। ओके, तो कुछ दो चार पॉलिसीज़ थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक पॉलिसी थी जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। दूसरी एक पॉलिसी है जिसका नाम है पैरामाउंट सी। तीसरी एक पॉलिसी है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है। ये कुछ पॉलिसीज़ थी जो काफ़ी बेनिफिशियल रही अंग्रेज़ों के लिए। वो कैसे? क्योंकि इन पॉलिसीज़ से अंग्रेज़ों ने काफ़ी इंडियन टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में किया, ठीक है। ना तो जंग लड़नी पड़ी, ना तो कोई और जो है वो कोई और तरीका अपनाना पड़ा। बस एक पॉलिसी उन्होंने बनाई और इन पॉलिसीज़ के ज़रिए इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उन्हें मजबूर किया ये पॉलिसी अपनाने में, और टेरिटरी अपने कब्ज़े में हो गई, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की, ठीक है। लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले जो हैं ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर 1805, ठीक है। इनके दौर में जो ये सब्सिडरी अलायंस है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल इसका यूज़ हुआ इंडिया में। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले ने इंडिया में इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया, ठीक है। और आधे हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इसी के दौर में जो है वो ये सब्सिडरी अलायंस जो है इसी ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हमें लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले से पहले भी सब्सिडरी अलायंस जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये सब्सिडरी अलायंस जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किसके दौर में हुआ? लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले के दौर में। और ये लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? बंगाल के। कब से कब तक? 1798 से लेकर 1805 तक। ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं सारी पॉलिसीज़ का, फिर उसके बाद एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहली पॉलिसी तो हो गया। दूसरी पॉलिसी जो थी वो थी पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी का मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है। और ये पॉलिसी किसने लाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये भी जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक? 1813 से लेकर 1823, ठीक है। लगभग कोई 10 साल ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ये पॉलिसी लाई जिसका नाम था पैरामाउंट सी। ओके, उसके बाद एक तीसरी पॉलिसी आती है, अंग्रेज लोग लाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है। ये पॉलिसी कौन लाता है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और ये लॉर्ड डलहौजी कौन होते हैं? ये भी इंडिया के गवर्नर जनरल होते हैं। कब से कब तक? 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसा ना हो कि आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले वाज दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड हेस्टिंग, नॉट ये वेरन हेस्टिंग्स नहीं है, बल्कि ये दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है। तो ये भी गवर्नर जनरल थे, कहाँ के? बंगाल के। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी था ये कौन था? ये था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सब्सिडरी अलायंस है, ये सब्सिडरी अलायंस क्या था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस ये देखो, ये आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसी में हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या है, ठीक है। ये ध्यान रखना ऐसा ना हो भूल जाओगे, ठीक है। तो जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेथड्स अपनाए इंडियन टेरिटरीज़ को सब्जुगेट करने में, कब्जा करने में, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एनेक्स इंडियन किंगडम्स। तो फ्रॉम 1757 टू 1857, याद है ना 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो वहाँ से लेकर 1857 तक रिवॉल्ट जो हुआ था, जो आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ तक अंग्रेज़ों ने बहुत सारे तरीके अपनाए, चाहे वो सियासी हो,
चाहे वो जो है वो क्या कहेंगे हम इक्तिसादी हो या बाकी डिप्लोमेटिक मेथड्स हों जिनके ज़रिए अंग्रेज़ों ने इंडियन किंगडम्स को सब्जुगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई उसके लिए। तो ऐसी एक पॉलिसी जो थी वो क्या थी, सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो ये अलायंस क्या था कि जो ध्यान रखना आप, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मड फोर्सेस। क्या मतलब है कि देखिए जैसे कोई इंडियन रूलर है, उस इंडियन रूलर के पास फौज तो होगी ना, है ना, सीधी सी बात है, फौज तो होगी किसी इंडियन रूलर के पास। लेकिन अंग्रेजों ने पॉलिसी बनाई कि उस इंडियन रूलर के पास जो फौज है, उस फौज का मालिक वो नहीं होगा, बल्कि उस फौज का मालिक कौन होंगे, अंग्रेज। क्या मतलब है इसका, मतलब एक इंडियन रूलर है, उसके पास अपनी फौज है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत, सब्सिडरी अलायंस के तहत, यानी कि वो रूलर जो है अपनी फौज का मालिक नहीं है, बल्कि कौन है, अंग्रेज लोग हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड by the company and had to pay for the subsidiary forces for that the company had to maintain for the purpose of protecting them। मतलब क्या है इस बात का कि मतलब ये है कि जो ये फौज इस इंडियन रूलर की है, ये उसकी फौज है, लेकिन इसका ये मालिक नहीं है, बल्कि इसका जो है वो मालिक कौन हो गए, अंग्रेज। और जब भी कभी अंग्रेजों को फौज की जरूरत पड़ेगी तो इस इंडियन रूलर को ये फौज जो है ये अंग्रेजों को देनी है। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इंडियन, आप देखो एक इंडियन रूलर तो इंडिया में नहीं था, इंडिया में बहुत सारे रूलर्स थे, बहुत सारे हुक्मरान थे, बहुत सारे किंग्स थे, छोटी मोटी प्रिंसली स्टेट्स के मालिक थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई अगर हम सबसे वॉर करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए पॉलिसीज बनाओ। तो पॉलिसीज का आसान तरीका है, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी टेरिटरीज को छीन लेंगे। तो जो है वो आगे देखेंगे हम। तो क्या समझ आया, तो जो इंडियन रूलर है उसके पास जो फौज है, लेकिन वो जो है वो उसकी फौज नहीं है। ठीक है ना, उसकी फौज तो है, लेकिन मालिक कौन हो गए, अंग्रेज हो गए। और जब भी अंग्रेजों को फौज की जरूरत पड़ेगी तो इस इंडियन रूलर को वो फौज प्रोवाइड किसे करनी है, अंग्रेजों को। ठीक है, तो अंग्रेजों का बहाना क्या था कि भाई हमें फौज चाहिए, हमें तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो अगर किसी इंडियन रूलर ने अपनी फौज नहीं दी अंग्रेजों को तो क्या होगा, मतलब उसे जुर्माना पड़ना, यानी कि जुर्माना देना पड़ेगा अंग्रेजों को। ठीक है, इफ एन इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट देन पार्ट ऑफ दियर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर किसी इंडियन रूलर ने फौज देने से मना कर दिया, तो अंग्रेज लोगों ने ये पॉलिसी इसीलिए तो बनाई थी कि पता है कि हिंदुस्तानी रूलर्स जो हैं वो आसानी से नहीं मानेंगे, तो हम उनके न मानने को ही यूज करेंगे उनकी टेरिटरी को छीनने में। ठीक है, तो अगर किसी इंडियन रूलर ने फौज प्रोवाइड नहीं की तो तब होगा ये कि उनकी टेरिटरी का आधा हिस्सा जो है वो किनका मालिक हो जाएगा, वो किनका हो जाएगा, अंग्रेजों का। ठीक है, तो उसकी आधी टेरिटरी का मालिक कौन होंगे, अंग्रेज। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने अंग्रेजों को सब्सिडरी अलायंस पे नहीं किया। ठीक है, तो जैसे कि 1801 में जब नवाब ऑफ अवध ने यानी कि फोर्स देने से मना कर दिया, तो उसकी आधी टेरिटरी जो है वो अंग्रेजों ने छीन ली उससे, क्योंकि उसने यानी कि फौज देने से मना कर दिया था। तो ठीक है, सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी पॉलिसी जिसको किसने लाया, लॉर्ड रिचर्ड वेल्लेस्ले ने। ठीक है, तो इस पॉलिसी को मैं अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बताऊं तो ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें कि फ्रांस से खतरा था ब्रिटेन को। क्यों, क्योंकि फ्रांस से एक रूलर आया था, एक डिक्टेटर आया था, एक जो है वो एम्परर आया जो बाद में एम्परर बना, जिसका नाम था नपोलियन। ठीक है, तो नपोलियन क्या करता है, नपोलियन जो है यानी कि वो काफ़ी टेरिटरीज को कब्जे में करता है यूरोप में। अब जो है वो ब्रिटेन का कब्जा जो है वो इंडिया में था, तो इंडिया को डर लगा, बोला यार नपोलियन आ जाएगा, नपोलियन आ जाएगा, नपोलियन अगर इंडिया आया तो ये तो सारी हमारी टेरिटरी को छीन लेगा। ठीक है, तो उस नपोलियन के डर से इंडिया में अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को लाया। ठीक है, नपोलियन भी दूर रहेगा और इंडियन टेरिटरीज भी अपने कब्जे में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो एक तीर से दो निशाने। तो जिस पॉलिसी का क्या नाम था, सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि किसी इंडियन रूलर के पास कोई अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं होगी। ठीक है, जब भी अंग्रेजों को आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो आर्मी किसने देनी है, इंडियन रूलर ने। अगर इंडियन रूलर नाकाम रहा अपनी फौज देने में अंग्रेजों को, तो क्या होगा, उसकी टेरिटरी का आधा हिस्सा किसको चला जाएगा,
अंग्रेजों को, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस पॉलिसी का क्या नाम था? सब्सिडरी अलायंस। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स है ये क्या है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अब पढ़ते हैं पैरामाउंट से पहले बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है ना। ये आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बाकी हम जितनी भी चीज़ें हैं इसमें वो डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान रखना ये जो पैरामाउंट सी है ये पॉलिसी क्या है, ये ध्यान रखिएगा। और किसके दौर में आई थी? ये आई थी जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के दौर में। वो और वो कहाँ के गवर्नर जनरल थे? बंगाल के, ओके। कब से कब तक? 1813 से लेकर 1823। तो ये हेस्टिंग्स जो हैं, ध्यान रखिएगा, ये पॉलिसी लाते हैं पैरामाउंट सी, ठीक है ना। और इस पॉलिसी के तहत जो कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कहती है कि हम इंडिया में सबसे सुप्रीम हैं। अब सुप्रीम का क्या मतलब है? सुप्रीम का मतलब यह है कि इंडिया में बहुत सारे इंडियन रूलर्स भी थे, छोटे मोटे जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, वो सारे पावरफुल थे, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होंगे? अंग्रेज। इस पॉलिसी के तहत कि वी आर द मोस्ट सुप्रीम पावर्स इन इंडिया, ओके, वी आर द मोस्ट सुप्रीम पावर इन इंडिया, ओके। तो उसके बाद इसका क्या मतलब है? हेंस इट वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस पैरामाउंट सी के तहत, पॉलिसी के तहत, कि जो इंडियन स्टेट्स से ज़्यादा पावरफुल कौन होंगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो ये इसकी पावर ज़्यादा है, ओके। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनी इंडियन किंगडम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपकी क्या है कि इस पॉलिसी के तहत कि जो अंग्रेज लोग जो हैं वो काफ़ी सुप्रीम है, पावरफुल है इंडिया में। तो अंग्रेज लोगों को ये हक था कि वो किसी भी इंडियन टेरिटरी को डरा के, धमका के, हमला करके अपने कब्जे में ले सकते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। अरे भाई क्या मतलब? किसी टेरिटरी को भी आप कब्जे में कर सकते हो, चाहे आराम से करो, बातों से करो, या डरा के करो, या जंग करके करो, आपने उस टेरिटरी को अपने कब्जे में करना है। किस पॉलिसी के तहत? पैरामाउंट सी। भाई हम सुप्रीम है, हम पावरफुल है, हमसे ना भिड़ियो, ठीक है ना, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ? यानी कि काफ़ी ज़्यादा इलाके जो हैं अंग्रेज़ों ने इस पॉलिसी के तहत अपने कब्जे में किए, ठीक है। तो पैरामाउंट सी, सुप्रीम, अंग्रेज लोग इंडिया में सबसे ताकतवर हैं, सुप्रीम हैं। जो भी इंडियन रूलर्स थे इंडिया में, उनसे ताकतवर कौन? अंग्रेज लोग, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज लोगों को जो भी टेरिटरी जो अच्छी लगेगी इंडिया में, उस पर कब्जा कर सकते हैं, उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। दो तरीकों से, तीन तरीकों से। पहला बात करके, दूसरा डरा के, चौथा तीसरा जंग करके। जो भी मर्जी है वैसे करो, वो कर सकते हैं। उन्हें अगर कोई रोकेगा तो भाई जंग का ऐलान होगा इस पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ये पॉलिसी तो की, लेकिन इंडियन रूलर्स ने इसको भी चैलेंज किया। बोला भाई क्या करो, क्या कर रहे हो, अपनी मनमानी करोगे, ये थोड़ी ना यहाँ पे चलेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जब अंग्रेज लोगों ने जो है वो कितौर छीनना चाहा, कर्नाटका में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो रूलर थी तब की, रानी चन्नम्मा, तो उसने हथियार उठाए और उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी कि तहरीक उठा दी। बोला हम कैसे जो हैं वो तुम्हें ऐसे ही कब्ज़ा करने देंगे इंडियन टेरिटरीज़ को। लेकिन इसको अरेस्ट किया गया, 1824 में इसे अरेस्ट किया गया, ठीक है। और उसके बाद ये जेल में ही इसकी जो है वो मौत होती है 1829 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक चौकीदार जिसका नाम था रयन्ना, जो है वो कितौर का ही एक चौकीदार था, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने जो है वो कितौर में जो मूवमेंट रानी चन्नम्मा ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये मूवमेंट अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, इंडियन टेरिटरी को अपनी मर्ज़ी से सब्जुगेट कर सकते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो मूवमेंट, इनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये मूवमेंट चला। पहले चन्नम्मा ने शुरू किया, उसके बाद यानी कि जो है वो रयन्ना एक चौकीदार था संगोली कितौर में, तो इसने ये मूवमेंट आगे बढ़ाया जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों ने यानी कि इस मूवमेंट जो है वो, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसको भी पकड़ा गया, इस रयन्ना को, और इसे फांसी दी गई कब? 1830 में, ठीक है। तो अब देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई और अलग अलग पॉलिसीज़ के ज़रिए इन्होंने यानी कि इंडियन टेरिटरीज़ को सब्जुगेट किया। तो काफ़ी टेरिटरीज़ जो हैं वो कहीं पे कुछ टेरिटरीज़ ने रेजिस्ट किया,
कुछ टेरिटरीज जो है वो आसानी से इनका हिस्सा बन गई, ठीक है। मतलब ना तो आपने लड़ना है ना तो कुछ है, बस ऐसे ही आप जो है वो पॉलिसी बनाओ और इंडियन टेरिटरीज को अपने कब्जे में करो। तो दिस वाज द पैरामाउंट पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ वैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सॉरी। तो हु वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना, जब ये पॉलिसी आई थी। ओके, तो उसके बाद जो तीसरी पॉलिसी अंग्रेजों ने इंडिया में लाई वो कौन सी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है ये इंटरेस्टिंग पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। तो ये पॉलिसी किसके दौर में आई थी? लॉर्ड डलहौजी। हु वाज लॉर्ड डलहौजी? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856, ठीक है ना। तो ये इस पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ये पॉलिसी क्या थी ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इस पॉलिसी के तहत जो भी इंडियन रूलर है, ठीक है ना, अब बहुत सारे इंडिया रूलर्स थे, मतलब हम किसी पर्टिकुलर एक को लेंगे कि इंडियन किसी अगर कोई इंडियन रूलर है उसका कोई मेल वारिस नहीं है, मतलब कोई बेटा नहीं है, ठीक है। अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो वो किंग है, तो उसके मरने के बाद जो भी उसकी टेरिटरी होगी वो अंग्रेजों की हो जाएगी। ये कौन सी पॉलिसी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। याद रखना किसने लाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये पॉलिसी, द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स। तो मैंने आपको यही कहा ना कि अगर किसी इंडियन रूलर के पास सगा कोई बेटा नहीं होगा, वारिस नहीं होगा, तो क्या हुआ? तो उसकी टेरिटरी से क्या होगा? मतलब टेरिटरी के साथ क्या होगा? वो टेरिटरी जो है वो अंग्रेजों की हो जाएगी। मतलब अगर वो इंडियन रूलर के पास सगा बेटा नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी जो टेरिटरी है वो किसकी हो जाएगी? अंग्रेजों की, ठीक है ना। मतलब ये नहीं चलेगा कि कोई इंडियन रूलर जो है वो बेटा अडॉप्ट करेगा, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अपना सगा बेटा ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी टेरिटरी जो है वो आपकी नहीं बल्कि अंग्रेजों की हो जाएगी। ये कौन सी पॉलिसी कहती थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। क्लियर हो गया? तो अगर देन दैट इज बिकेम द पार्ट ऑफ द टेरिटरी, तो उसकी टेरिटरी लैप्स हो जाएगी और किसका हिस्सा बनेगी? अंग्रेजों का, ठीक है ना। तो यानी कि अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पॉलिसी को जो ही यानी कि इंट्रोड्यूस किया 1848 में, तो एक से यानी कि जो है वो एक एक करके ये इंडियन टेरिटरीज को आसानी से अपने कब्जे में करते गए, क्योंकि बहुत सारे इंडियन रूलर्स के पास बेटा नहीं था, ठीक है ना, अपना जो है वो वारिस नहीं था, मेल हेयर नहीं था। ओके, वन किंगडम वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्टेड बाय सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। तो ठीक है, तो इस छोटी सी पॉलिसी को लेकर अंग्रेज़ों ने जब इंट्रोड्यूस की तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाके उन्होंने आसानी से अपने कब्जे में किए। तो जैसे सतारा 1848 में अपने कब्जे में किया, संभलपुर जो है वो 1850 में अपने कब्जे में किया, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। तो आखिर में अवध आता है 1856 में, ये अवध को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। ओके, तो कौन सी पॉलिसी पढ़ी हमने? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ओके, तो उसके बाद 1856 में अवध को भी ये अपने कब्जे में कर लेते हैं इसी पॉलिसी को तहत, ठीक है, इसी पॉलिसी के तहत। ओके, तो याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा झांसी की रानी का नाम आपने तो सुना होगा, ठीक है ना, मानीकर्णिका तांबे। ये मानीकर्णिका तांबे के पास अपना सगा बेटा नहीं था, इसने गोद लिया था बेटा। इस पॉलिसी के तहत जब उसे झांसी छीन लिया गया तो उसको काफ़ी गुस्सा आएगा, और गुस्सा आने के बाद ये जो है वो राय जो है वो मानीकर्णिका तांबे जो झांसी की रानी थी, ये जो है वो कहाँ हिस्सा लेगी? रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेगी, ठीक है ना। तो वो हमारा अगला लेक्चर है, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कितनी पॉलिसीज हमने देखी? तीनों देखी। कौन कौन सी? हमने जो है वो तीनों पॉलिसीज देखी।
जो है वो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में हमने देखा कि कैसे सब्सिडरी अलायंस लाया गया, कैसे पैरामाउंट से लाया गया और कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाया गया, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से जो है वो अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर जो इंडियन टेरिटरीज़ हैं वो आसानी से उन्होंने अपने कब्ज़े में की अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो आप इन लेक्चर्स को देखो, ठीक है ना, ये वो नहीं है कि आप एक बार इनको देखोगे तो भूल जाएगा, नहीं, बार बार देखो तो ये याद रहेगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना।